दोस्तों, आज का टाइटल है ओशो, वो रिश्ता, वो सच, जिसे 40 सालों तक दुनिया ने दबा कर रखा। द हिडन कनेक्शन दैट शॉक द वर्ल्ड। पार्ट एक। एक रिश्ता जो था, पर कहा नहीं गया, सुना गया, पर समझा नहीं गया। दुनिया में लाखों लोग ओशो को जानते हैं, उनकी आवाज, उनकी बातें, उनका हंसना, उनका गुस्सा, उनकी क्रांति। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा हवा में तैरता रहा। क्या ओशो के जीवन में कोई ऐसा रिश्ता था जो दुनिया से छुपा रहा? कोई ऐसा इमोशनल बॉन्ड, कोई ऐसा कनेक्शन जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, पर कभी शब्दों में रखा नहीं गया? और अगर था, तो आखिर इसे 40 साल तक छुपाया क्यों गया? क्या डर था? किसका डर था? या फिर क्या दुनिया इस सच को संभालने की क्षमता ही नहीं रखती थी? ओशो ने कहा था, सच्चा रिश्ता वही है जिसका कोई नाम न हो, क्योंकि नाम आता है तो बंधन पैदा हो जाता है। तो क्या ओशो किसी ऐसे गहरे, नामहीन रिश्ते में थे जो आध्यात्मिक था, ऊर्जा आधारित था और इतना विशाल था कि उसे रिलेशनशिप कहना भी अपमान होता? आज इस डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट में हम उस सच तक जाएंगे जो दशकों तक दबाव में रहा, जिसे न तो मंदिरों ने स्वीकारा, न समाज ने, और न ही उनके विरोधियों ने समझा। चैप्टर एक। ओशो और प्रेम। दुनिया हमेशा गलत समझती रही। ओशो प्रेम पर सबसे ज्यादा बोले, लेकिन दुनिया ने उनकी हर बात को या तो सेक्सुअल बना दिया या कंट्रोवर्शियल बना दिया। लोगों ने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि ओशो जिस प्रेम की बात करते थे, वो किसी इंसान तक सीमित ही नहीं था। उनके लिए प्रेम एक ऊर्जा था, एक स्थिति, एक अवेयरनेस, एक प्रेजेंस। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ओशो ने अपने जीवन में कभी किसी के प्रति पर्सनल इमोशनल वार्मथ महसूस नहीं की? क्या किसी ने उन्हें डीपली टच नहीं किया? क्या कोई ऐसा सोल कनेक्शन नहीं हुआ जिसने ओशो की ओ में भी सटल ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया? दुनिया ने हमेशा दो तरह के गुरु देखे, एक जो कठोर थे, भारी थे, संयमी थे। दूसरे वो जो अपने भीतर सॉफ्टनेस रखते थे, कंपैशन रखते थे और जिन्हें कोई ऊर्जा भीतर से छू जाती थी। ओशो हमेशा दूसरे प्रकार के थे। उन्होंने खुद कहा था, मैं प्रेम के बिना जीवित ही नहीं रह सकता। प्रेम मेरी श्वास है। लेकिन किस प्रेम की बात कर रहे थे? कौन था वो प्रेम? या क्या वो एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव थी? यहां से शुरू होती है वो कहानी जो दुनिया से छुपी रही और जिसे सुनकर लोग आज भी चौंक जाते हैं। चैप्टर दो। द वुमन बिहाइंड द साइलेंस। एक छाया जो हमेशा पास थी। ओशो दुनिया से कहते रहे, किसी से चिपको मत, डिपेंडेंसी मत बनाओ, रिश्तों को ऑनरशिप मत बनाओ। पर जिन लोगों ने ओशो को करीब से देखा, जिन्होंने उनके साथ वर्षों बिताए, वो एक चीज को महसूस करते थे कि एक महिला थी, हमेशा पास, हमेशा मौजूद, हमेशा उनकी ऊर्जा के इर्द गिर्द। वो महिला जिसका नाम लोग जानते हैं, पर उसकी डेप्थ दुनिया नहीं जानती। लेकिन यहां बात सिर्फ एक नाम की नहीं, यहां बात है उस रसा की, उस फेमिनिन प्रेजेंस की, जिसने ओशो के जीवन, उनकी बातें, उनकी ऊर्जा और उनकी टीचिंग्स को प्रभावित किया। ओशो ने कहा था, स्त्री सिर्फ शरीर नहीं है, वो एक ऊर्जा है, और जिस पुरुष के भीतर स्त्री ऊर्जा जागृत हो जाती है, वो संत बन जाता है। तो सोचिए, क्या ऐसा कोई फेमिनिन प्रेजेंस ओशो के जीवन में थी जिसने उनके भीतर की वो सूक्ष्मता, वो करुणा, वो डेप्थ जगाई, जिसे सुनकर आज भी लोगों का दिल पिघल जाता है? चैप्टर तीन। क्या ओशो वास्तव में किसी से प्रेम करते थे? ये सवाल 40 सालों तक दबा क्यों रहा? दुनिया ने जो मिथ फैलाया, ओशो किसी से प्रेम नहीं करते थे, ओशो डिटैच थे, ओशो को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये बातें 50% सच थी, 50% झूठ। सच इसलिए कि ओशो अटैच नहीं थे, पर झूठ इसलिए क्योंकि वो इमोशनल डेप्थ से भरे हुए थे। वो मुस्कुराकर गले लगाते थे, वो आंखों से बात करते थे, वो फेमिनिन प्रेजेंस को बेहद सम्मान देते थे। वो कहते थे, स्त्री जीवन की कविता है। तो सवाल उठता है, क्या ओशो के जीवन में कोई ऐसी स्त्री थी जो उनके भीतर की इस कविता को और गहरा करती थी? क्या उनके जीवन में कोई ऐसा सोल टच था
जिसने उन्हें अपने ही आप से परिचित कराया? और अगर था, तो ये दुनिया से छुपा क्यों गया? क्यों 40 सालों तक इस विषय पर साइलेंस रहा? क्या डर था कि दुनिया इसे स्कैंडल बनाएगी? या ये रिश्ता इतना पवित्र, इतना विशाल था कि उसे रिलेशनशिप शब्द में बांधना ही गलत था? चैप्टर 4, ओशो का रिश्ता, ना शारीरिक, ना सामाजिक, सिर्फ ऊर्जात्मक। ओशो का किसी के साथ रिश्ता कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं था, कभी हस्बैंड वाइफ वाला नहीं था, कभी फिजिकल आधारित नहीं था। उनका रिश्ता एनर्जी बेस्ड था, स्पिरिचुअल केमिस्ट्री पर आधारित, कॉन्शियसनेस पर आधारित। उन्होंने स्पष्ट कहा था, रिश्ता सबसे गहरा तब होता है जब वो दो शरीरों के बीच नहीं, दो चेतनाओं के बीच हो। यानी ओशो का रिश्ता किसी के साथ नहीं था, किसी के अंदर था। चैप्टर 5, दुनिया इसे सेक्स समझ बैठी, जबकि ये एनर्जी थी। ये सबसे बड़ा झूठ था जो ओशो के खिलाफ फैलाया गया। ओशो प्रेम की बात करते थे, दुनिया ने कहा ये सेक्स गुरु है। ओशो इंटीमेसी को प्योर बोलते थे, दुनिया ने स्कैंडल बना दिया। लेकिन ओशो के करीब रहने वाले लोग कहते थे, ओशो के रूम में एक ऐसी शांति थी कि वहां कोई सेक्सुअल हवा तक नहीं चल सकती थी। अब सोचो, अगर ऐसा था तो फिर ये स्कैंडल क्यों फैला? क्योंकि समाज हमेशा वही डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। और ओशो का रिश्ता जो भी था, जिसके साथ भी था, वो इतना ऊंचा था कि साधारण समाज की समझ के बाहर था। पार्ट 1 यहां समाप्त। आगे पार्ट 2 में उस महिला की कहानी, वो असली रिश्ता कैसा था, ओशो की पर्सनल फीलिंग्स, कैसे ये 40 साल तक छुपा रहा, ओशो की आंखों में छिपी इमोशनल कहानी, रेयर इंसिडेंट्स, अनसीन मोमेंट्स। दुनिया क्यों तैयार नहीं थी इस सच को सुनने के लिए? ओशो के अंतिम वर्षों का इमोशनल ट्रूथ। पार्ट 2, ओशो का वो अनकहा रिश्ता जिसे दुनिया 40 साल तक समझ ही नहीं पाई। चैप्टर 6, ओशो और स्त्री, दुनिया की सबसे गलत समझी गई इक्वेशन। अगर आप ये मानते हैं कि ओशो और स्त्री का रिश्ता इच्छा, आकर्षण या पास आने दूर जाने की किसी भी साधारण ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा था, तो आप ओशो को बिल्कुल नहीं जानते। क्योंकि ओशो का स्त्री के साथ रिश्ता स्त्री के शरीर से नहीं, स्त्री की ऊर्जा से था। उनके लिए फीमेल बॉडी वुमन नहीं थी, उनके लिए वुमन एक यूनिवर्सल यिन फोर्स थी। वही ऊर्जा जो पेड़ को हरा करती है, बारिश को नरम बनाती है और प्रेम को जन्म देती है। ओशो कहते हैं, स्त्री शरीर नहीं, स्त्री ऊर्जा है। और ऊर्जा कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनती, वो अनुभव बनती है। इसलिए दुनिया को ओशो और महिलाओं के बारे में जो भी गलत फहमियां थी, वे इसी वजह से थी कि दुनिया शरीर देखती है, ओशो ऊर्जा देखते थे। चैप्टर 7, वो रिश्ता जो न प्रेम था, न रोमांस, सिर्फ चेतना का स्पर्श। 40 साल तक ओशो के पास हजारों महिलाएं आई, साधारण भी, सुपर मॉडल्स भी, रिसर्चर्स भी और सीकर्स भी। लेकिन जो चीज बाहर वाले लोग नहीं जानते, उनके और ओशो के बीच जो बंधन बनता था, वो न फिजिकल था, न रोमांटिक था, न पर्सनल था। वो था एक अदृश्य पुल, जहां एक जागरूक आदमी एक अंधेरे में खोजती आत्मा को उसके असली स्वरूप की तरफ ले जाता है। जो महिलाएं ओशो के पास आती थी, वे अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे पुरुष को देखती थी जो उन्हें पोजेस नहीं करता, जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता और जो उन्हें यूज नहीं करता। उनके लिए यह शौक था, क्योंकि पूरी दुनिया में पुरुष स्त्री की देह चाहते हैं, लेकिन एक मनुष्य स्त्री की आत्मा चाहता है। ये बात दुनिया समझ ही नहीं पाई। इसलिए ओशो का महिलाओं से रिश्ता रात का रोमांस नहीं, बल्कि आत्मा की सुबह था। चैप्टर 8, क्यों ओशो के पास महिलाएं सबसे ज्यादा खिंची चली आती थी? इसका जवाब आपको हिला देगा। 1, क्योंकि ओशो किसी महिला को जज नहीं करते थे। जहां दुनिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगती है, ओशो ने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई। 2, वो स्त्री को दोष नहीं देते थे, समझते थे। वो कहते थे, स्त्री को किसी पुरुष ने नहीं समझा,
क्योंकि पुरुष उसे समझने के बजाय उसे पाने में रुचि रखते हैं। 3. उनकी उपस्थिति में लड़की नहीं, दिव्यता महसूस होती थी। 4. ओशो स्त्री की घावों को पढ़ लेते थे। वो बताते थे कि स्त्री क्यों टूटती है, क्यों सहती है, क्यों भीतर दबा कर रखती है, क्यों सोसाइटी उसे शर्म और पाप की बेड़ियां पहनाती है। यही वजह है स्त्रियां ओशो के पास आती थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके मन की भाषा समझी थी। चैप्टर 9, मीडिया ने ओशो के रिश्तों को गलत क्यों दिखाया? क्योंकि मीडिया को एनर्जी समझ नहीं आती, उसे सिर्फ सेंसेशनलिज्म चाहिए। ओशो किसी लड़की से बातें करें, मीडिया लिखेगा अफेयर। ओशो किसी महिला को गाइड करें, मीडिया बोलेगा कंट्रोवर्सी। ओशो किसी डिसाइपल को एम्ब्रेस करें, मीडिया कहेगा स्कैंडल। मीडिया को न ओशो की चेतना समझ आती थी, न मेडिटेशन की भाषा, न एनर्जी के आयाम। ओशो हमेशा कहते थे, मैं महिलाओं के करीब इसलिए हूं क्योंकि मैं उनके भीतर की देवता को देखता हूं और दुनिया उसके शरीर को। चैप्टर 10, ओशो का एक वाक्य जिसने सैकड़ों महिलाएं रो पड़ी। एक दिन ओशो ने कहा, स्त्री दबी हुई नहीं है, उसे दबाया गया है, और जिसे दबाया जाए वो रिबेलियस बनकर लौटती है। इस एक लाइन ने सैकड़ों महिलाओं को रुला दिया। क्यों? क्योंकि ये पहला पुरुष था जिसने उनके दर्द को देखा। पहली बार किसी ने कहा कि दोष स्त्री का नहीं, समाज का है। चैप्टर 11, क्या ओशो स्त्री से दूर रहते थे या स्त्री ओशो के पास खिंचकर आती थी? ये एक बड़ा भ्रम है कि ओशो ने महिलाओं को कल्टिवेट किया। सच इसका उल्टा था। महिलाएं ओशो को चुंबक की तरह चुनती थी, क्योंकि ओशो में 3 दुर्लभ क्वालिटीज थी। 1. उन्हें किसी स्त्री की देह में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए स्त्री सुरक्षित महसूस करती थी। 2. ओशो स्त्री की सेंसिटिविटी को सेलिब्रेट करते थे। सोसाइटी उसे वीकनेस कहती है, ओशो उसे शक्ति कहते थे। 3. ओशो के पास बैठते ही स्त्री का दर्द पिघल जाता था। वो कहती, मैं समझी जा रही हूं। यही काफी है। चैप्टर 12, वो रिश्ता जो 40 साल तक छुपा रहा और दुनिया गलत नैरेटिव बनाती रही। सबसे बड़ा सच, ओशो का किसी महिला के साथ पर्सनल रिलेशनशिप कभी था ही नहीं। जो रिश्ता था वो चेतना का रिश्ता था, हीलिंग का रिश्ता था, गाइडेंस का रिश्ता था, अवेकनिंग का रिश्ता था। लेकिन दुनिया रिलेशनशिप की सिर्फ एक ही परिभाषा जानती है, अट्रैक्शन और फिजिकलिटी। इसलिए 40 साल तक ओशो के हर फीमेल डिसाइपल को गलत एंगल से देखा गया, क्योंकि जिसे खुद की चेतना का पता नहीं, वो किसी एनलाइटेंड बीइंग के रिश्तों को क्या समझेगा? चैप्टर 13, वो बातें जो किताबों में भी नहीं है, ओशो का फेमिनिन साइड। हां, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ओशो के भीतर भी एक फेमिनिन एनर्जी थी, और ये हर एनलाइटेंड बीइंग में होती है। जब किसी मनुष्य के भीतर पुरुष प्लस स्त्री दोनों ऊर्जा संतुलित हो जाती है, वो डिवाइन हो जाता है। ओशो ने ये संतुलन हासिल किया था, इसलिए उनमें नर्चर था, कंपैशन था, सॉफ्टनेस थी, एक्सेप्टेंस था और फेमिनिन इंट्यूइशन थी। यही कारण था स्त्री ओशो के पास जाकर अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती थी। चैप्टर 14, ओशो का आखिरी और गुप्त संदेश, जिसके बिना ये कहानी पूरी नहीं होती। ओशो ने अपने अंतिम दिनों में कहा, मेरे जीवन में जो भी स्त्रियां आई, वे मेरे पास आई क्योंकि वे अपने भीतर छुपे पुरुष से थक चुकी थी। मैं उन्हें उनकी खोई हुई स्त्री देह नहीं, खोई हुई स्त्री आत्मा लौटाता हूं। ये वाक्य ओशो का अल्टीमेट ट्रूथ है, उनके विमेन रिलेशनशिप्स का। और यही सच 40 साल तक दुनिया को समझ नहीं आया। दोस्तों, टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। जय हिंद।